थी ना, उसी नंबर से उसने अगले दिन तुम्हें भी फोन किया था। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में जो नंबर मिला है वो ब्रिजेश पाल का ही था। हमारे फोन रिकॉर्ड में? पर ब्रिजेश पाल हमें क्यों फोन करेगा? सुपारी का एडवांस लेने शायद। तुम ही बता दो, वरना ब्रिजेश पाल तो बताएगा ही कि सुरेश शर्मा का मर्डर फिरौती का मामला था या फिर सुपारी का। अब हम क्या बोले सर? आप ये मान के चल रहे हैं कि हमने शहर के बाहर मत जाना। वैसे जाने की कोशिश की तो हमारे लिए अच्छा ही है, शक की गुंजाइश यकीन में तब्दील हो जाएगी। वैसे एक प्यादा लगा है हमारे हाथ, जिसने शायद ट्रगर दबाया है। चल बोल, किसके कहने पर 4-4 गोलियां दागी सुरेश शर्मा पर? लगभग 8 दिन से तो सुरेश शर्मा की दुकान का मुआयना कर रहा था मीनारगंज मार्केट में। हम मुआयना कर रहे थे। मीनारगंज मार्केट के चाय वाले बंसी ने स्टेटमेंट दिया है कि 29 जनवरी से 5 फरवरी के बीच हर रोज शाम को 7 बजे तो उसकी चाय की टपरी पर टपकता और वहीं जमा रहता। मैडम यहीं बैठा रहता था, पर हमारी कोई खास बात नहीं होती थी इससे। मोहित मौर्य नाम है इसका। 5 फरवरी जब सुरेश शर्मा जी पे गोली चली उस शाम भी यहीं बैठा था। हाँ, यहीं बैठा था। बिजली गई, गोली चली, तभी यहाँ बैठा था। उस वक्त इतनी अफरा तफरी मची थी कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है। नहीं बैठा था। नहीं मैडम जी, गोली चलते वक्त वो यहाँ नहीं बैठा था। नरेंद्र जी, ये गोली चलने के बाद ये बंदा दिखाई नहीं दिया, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और जब गोली चली थी तब ये बंसी के ठेले पे नहीं थे, तो इसका मतलब गोली इसी नहीं चलाई है मैडम। हम वहाँ चाय पीने जाते थे, इसका मतलब हम किसी के मर्डर का मुआयना करने गए थे क्या सर? क्या मैडम, कुछ भी बोल रहे हो आप? हर चाय वाली की दुकान पे चाय पीने वाला बंदा क्या किसी को गोली चलाने के लिए मुआयना कर रहा होता है? मीनारगंज मार्केट से तेरा घर 300 मीटर की दूरी पर है ना। 29 जनवरी से पहले तो तुझे वहां किसी ने नहीं देखा, खासतौर से बंसी चाय वाले की दुकान पे। ऐसी क्या खास वजह थी अचानक वहां चाय पीने जाने की? वजह है कि वो चाय बेचता है, वजह है कि हम चाय पीते हैं। हमारे यहाँ ना बहुत कड़वी चाय बनती है। अब तो हमें मजबूर मत कर हमारी चाय तुझे पिलाने के लिए। अरे नहीं पीनी है सर आपकी चाय, आप ही पीजिए अपनी चाय। हम बता रहे हैं सर, आपको किसी ने हमारे खिलाफ गलत सलत पट्टी पढ़ाई है। किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई है, बाकायदा नाम लिया तेरा। किसने लिया और क्यों लिया? सिर्फ हम चाय पीने जाते थे इसीलिए? सीधी तरह बोल, जो सुपारी ब्रिजेश पाल ने तुझे दी वो सुपारी उसे किसने दी? अब ये ब्रिजेश पाल कौन है? जिसके लिए मीनारगंज मार्केट में तूने सुरेश शर्मा को ठोक दिया। सर पहले आप लोग ये बताइए कि आपको इस केस में हमें फंसाने के लिए किसने सुपारी दी है? बात को ये गोल गोल मत घुमा, जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दे। गोल गोल तो आप लोग घुमा रहे हो सर। हमारा बाजार में चाय पीने का मकसद कुछ और है। क्या मकसद है? वो पर्सनल है, हम नहीं बता सकते। अरे पर्सनली रहेगा, कल के न्यूज़पेपर में छपेगा नहीं। बोल। सॉरी सर, पहले आप लोग ये बताइए कि हमारा नाम किसने लिया? कंचन, पता कर हमारा नाम किसने पुलिस को दिया। ब्रिजेश भैया, हमको लगता है असलम ने मुंह खोल डाला। 6 दिन पहले ही सरेंडर कर दिया। भैया वही एक ऐसा बंदा है जो जानता है आपके और सुरेश का बात हुआ था। असलम तो पहले से फट्टू था साला। पुलिस की क्या मूवमेंट है? भैया इनाम बढ़ा दिए आप पे, पूरे 40,000 कर दिए। कंचन, हमें यहाँ से निकलना है, हमारा रास्ता तैयार करो फौरन। भैया हम अभी काम पे लग जाते हैं। और भैया सबसे पहले ये नंबर बंद कर दो, कहीं दूर फेंक दो। सही बोल रहे हो, हम रात को तुमको दूसरे नंबर से फोन करेंगे। हाँ कैलाश मामा, आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्योंकि निखिल हमें ये बात सूझी नहीं। हमें ये बात सूझी ही नहीं कि ब्रिजेश पाल इसके पीछे हो सकता है। दीदी आप तो ऐसी शक की नजर से हमें ना देखिए। देखिए हम दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि चाल चल रहा है। हम मानते हैं कि ब्रिजेश पाल ने हमको फोन किया था। क्यों किया था? अरे यही बात तो इससे हमने पूछा। अरे हमें क्यों फोन कर रहे हो भाई? हम कहां से पैसे देंगे तुम्हें? कैलाश, तुमसे कौन मांग रहा है बे पैसा? पैसा तुम्हारे जीजाजी के पास है, उनसे निकलवाओ। हमसे ये नहीं होगा, और हमसे क्या किसी से नहीं होगा कि जीजाजी से पैसे निकलवाए। तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो तुम उन्हीं को फोन कर लो ना, सब उन्हीं के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। डरका रहे हो बेटा हमको, हैं? मतलब साला माहौल क्या बदला, तुम लोगों के तेवर बदल गए। अरे आप लोग हमारे बारे में गलत सलत खबर मत फैला देना, नहीं तो हमारा सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा और बनती लव स्टोरी बिगड़ जाएगी। अब तेरा लेक्चर मिस नहीं हो रहा है जो प्यार पे हमें लेक्चर दे रहा है। सर, जिस किसी ने भी हमें इस मोहित के बारे में टिप दी है वो जरूर मीनारगंज मार्केट का लोकल होना चाहिए, जो ये जानता है कि मोहित वहां रोज आता है। जिस नंबर से हमारी कॉल लाइन पर ये मोहित वाली टिप देने के लिए कॉल आया था, सुशील से कहो उस नंबर की डिटेल निकाले और इस मोहित मौर्य की भी डिटेल को भी निकलवा। और सर, मैं इस गीता से भी बात करती हूँ। अरे कुछ नहीं है माँ, तुम टेंशन ना लो, हम ठीक है। हाँ अभी कॉलेज जा रहे हैं, घर आके बताते हैं सब आपको।
देखिए मैडम, ये रहा पीसीओ का नंबर है जहाँ से कॉल आई थी मोहित की टिप वाली। इस पीसीओ का एड्रेस निकलवाओ, पहुंचो पीसीओ के मालिक तक, पूछो कि कौन था वो जिसने वो कॉल किया था। सर, धर्मेंद्र शर्मा और उसकी बेटी अश्वनी के फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ भी नहीं मिला, जैसे कि एक्सपेक्ट किया था। इन दोनों का ब्रिजेश पाल से कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा। स्पेशल फोर्स की ब्रिजेश पाल पर क्या प्रोग्रेस है? लगे हुए हैं सर, इनाम 25 से 40 हज़ार कर दिया है। सर, मुझे ये कैलाश पाठक, सुरेश का साला, इसका कोई झोल लग रहा है। झोल में बुबाल लाने का वक्त आ गया है अजय। सुरेश शर्मा की स्टेट एजेंसी पे पहले का वर्कर कौन था जिसने कैलाश और सुरेश के रिश्ते के बारे में बताया था? मंगल अग्रवाल। इस मंगल अग्रवाल और कैलाश दोनों को आमने सामने बढ़ाते हैं। चल भगा भगा, गाड़ी भगा। आप लोग सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। हमारे अपनों का भरोसा गंवा रहे हैं हम सर। सुरेश अपनी जान गंवा चुका है। बैठो कैलाश। लेकिन सबूत नाम की चीज नहीं है आपके पास कि हमने जीजाजी को मरवाया। अब तो किसी पर भी भरोसा करने से डर लगता है निखिल। समझ में नहीं आता कौन अपना है और कौन नहीं। जिसने भी पापा को हमसे छीन लिया वो अपना हो ही नहीं सकता माँ, उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। आइए माता जी, बहन जी, बहुत सारी सब यही मिलेगी। जी, गीता है घर पे? पुलिस आई है गीता, क्या बात करनी है पुलिस को तुझसे? मुझे कैसे पता होगा माँ? गीता, तुम किसी मोहित मौर्य नाम के लड़के को जानती हो क्या? नहीं, हम किसी मोहित मौर्य को नहीं जानते। ये है मोहित मौर्य। ये लड़का कौन है गीता? हमें नहीं पता माँ। मैडम, इसे हमने मार्केट में देखा है और एक बार इसने हमारे कॉलेज के बाहर हमें लिफ्ट ऑफर की थी। शायद नाम भी बताया था, मोहित ही होगा। तेरा कुछ चल रहा है इसके साथ गीता? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम, इसने आपसे कुछ और भी कहा है क्या जब इस तरह से हमारे घर चले आए ऐसे सवाल करने? 5 फरवरी को तुम्हारे घर के बाहर एक शूट आउट हुआ था सुरेश शर्मा का। हमारा कोई लेना देना ही नहीं है ना उस हत्या से और ना इस लड़के मोहित से। हम तुम पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये लड़का मोहित मौर्य, इसने कहा है कि ये नीचे मार्केट में तुम्हें देखने आता था, तुमसे बात करना चाहता था। गीता, माँ अब प्लीज चुप रहिए ना। अभी भी मैं चुप रहूं? हाँ, ये लड़का तेरा नाम जानता था, तुझे बाइक पे बिठाने की बात कर रहा था, तू हमें कुछ नहीं बताती। आने दे, तेरे पापा को सब कुछ बताऊंगी मैं। बता देना सब कुछ। हम आपसे कब से कह रहे हैं हम नहीं जानते इस लड़के को। अगर कोई लड़का हमसे सामने से बात कर रहा है, हमें अप्रोच कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जन्म कुंडली निकाल ले अब उसकी। और मैडम, ये ना आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ऐसे अचानक से हमारे घर तक चले आए आप। क्या करें माँ, हमारी गलती क्या है इसमें? खामखा एग्जाम के टाइम एक और बकवास टेंशन। हाँ सुशील, बोल, मिल गया पीसीओ? हाँ मैडम, वहीं पर हूँ जिस पीसीओ से मोहित की टिप देने वाली कॉल की गई थी। पता चला किसने कॉल किया था? सोनू राठी ने कॉल किया था, सुरेश शर्मा का मुलाजिम। मुझे पता है सुरेश शर्मा को किसने ठोका है। मोहित मौर्य ने उसकी सुपारी ली थी। सोनू, एक मिनट। हाँ सर। नमस्ते मैडम। क्या बोला था तूने? 5 फरवरी को जब बिजली गई थी तू कहाँ था? बताए तो थे मैडम आपको, घर ही गए थे हम। तू चल थाने, तुझे मैं बताती हूँ तू कहाँ था। मैडम, वो दुकान पर ग्राहक है, नुकसान होगा दुकान का। नुकसान तो तेरा हो जाएगा, नहीं चलेगा। अरे मैडम, मैडम जी, पुलिस सोनू को उठा के ले गई। चंदर, एक बात बता, तू बड़ा उत्तेजित हो रहा है इस मर्डर को लेके। देख रहा हूँ जब से सुरेश जी का मर्डर हुआ है तू अलग दुनिया में। नंदा जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि कहीं सोनू का तो हाथ नहीं था शर्मा जी के मर्डर के पीछे। मैडम, हम सच कह रहे हैं, हम उस रात को घर पर ही गए थे। हाँ, तो मैंने कब मना किया? लेकिन कितने बजे? रात के 10 बजे। और मीनारगंज मार्केट में बिजली गुल हुई 7 बजे, तब तो नहीं।
मीनारगंज मार्केट से तेरा घर 10 मिनट की दूरी पर है ना? बीच में इतनी देर कहाँ था? मैडम, हमने सोनू के घर जाकर उसकी माँ से बात की। उन्होंने बताया कि सोनू 5 फरवरी की रात को दुकान से जल्दी घर नहीं आया था, कुछ रात 10 बजे लौटा था। इस सोनू राठी का फोन रिकॉर्ड और 5 फरवरी का फोन लोकेशन तुरंत निकलवाओ। सुपारी किसने दी? गोली किसने चलाई? ये मंगल के कहने पर आप 2 और 2 5 समझ लिए। कैलाश जी, हम बस इतना कहे थे कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, और सुरेश जी आपको 4 आदमी के सामने डांट देते थे, और फिर बाद में आपको बहुत गुस्सा आता था। हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, लेकिन हमने तुम्हें बोला कभी कि हमें गुस्सा आता था? सवाल ये नहीं है कैलाश कि तुमने मंगल को क्या बोला क्या नहीं बोला। बात यह है कि तुमने हमसे नहीं बोला कि तुम्हें ब्रजेश पाल जैसे नामचीन गुंडे का फोन आया था तुम्हारे जीजा सुरेश शर्मा से पैसे निकलवाने के। हम वो ब्रजेश पाल के जरिए अपने ही जीजा जी का। सर, ये मंगल हमारे बारे में कुछ बोल रहा था, इसकी वजह यही है कि 6 महीने पहले इसने हमसे लोन लिया था 1.5 लाख का, जो अभी तक लौटाया नहीं है। इसने सोचा कि हम अंदर गए, इसको चुकाना नहीं पड़ेगा। ये कमीना है सर। काम जा सकते हैं साहब, आप जो कुछ भी पूछे हम सब बता दिए हैं। साहब, बेवजह हमको इस मामला में घसीटा जा रहा है, हम कुछ जानते वानते नहीं है सर। अरे घसीटा क्या? बच्चे चुप। ऐसे बैठा नहीं रहता था साहब, वो तारता था, पता नहीं आगे चल के क्या करता गीता के साथ। 1 मिनट, तू गीता को जानता है? जानते हैं, गीता गर्लफ्रेंड है हमारी, लव है। गीता पहले हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, फिर उसके पापा और वो सब लोग यहाँ मीनारगंज शिफ्ट हो गए, और यहाँ का घर हम ही दिलवाए उन लोगों को। और साहब वो मोहित मौर्य साहब 1 नंबर का आवारा लड़का है साहब। वो गीता बताती थी कि उसका पीछा करता था और लिफ्ट शिफ्ट ऑफर करता था साहब उसे। आज फिर हमारे कॉलेज के रास्ते पर खड़ा था, हमसे बोला घर छोड़ दूं, हमने तो सीधा मुंह मोड़ लिया और चलते बने। फिर उसने पीछे से आवाज भी लगाई, निच्चर साला। शाम में भी कहीं जाने निकलते ना तो साई की तरह पीछा करता है वो हमारा। वो साला 1 नंबर का। तुम तो रहने ही दो, आज भी वो तुम्हारे दुकान के बाहर आके बैठा था हमारे इंतजार में। भगा तो दिए थे हम उसको डांट के, और वो साला 1 नंबर का चिपकू लगता है। हमको ना ऐसी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, बस मौका हाथ लगने दो हमारे। कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी तो टूटेगी, लेकिन तेरी हड्डियां तोड़ते तोड़ते टूटेगी। हड्डियां हमारी नहीं, उस मोहित मौर्य की टूटनी चाहिए सब, जो लड़कियों को गलत नजर से देखता है, उनको परेशान करता है, उनके पीछे जाता है। सब ऐसे ही लड़के तो आगे जाके रेप शेप करते हैं सब। और जो दूसरों को कत्ल के केस में फंसाते हैं वो खुद कातिल होते हैं। बोल, सुरेश शर्मा को मर्डर करने के लिए सुपारी तुझे ब्रजेश पाल ने दी थी ना? कौन ब्रजेश पाल? मैडम, हम किसी ब्रजेश पाल को नहीं जानते, और हम हमारे साहब का कत्ल क्यों करेंगे? सुरेश जी बाप समान थे हमारे, सब नमक खाया हमने उनका। अबे ओ वफादारी के पुतले, तो फिर तू अपने मालिक को अंधेरे में अकेले में ठुकने के लिए छोड़कर 3 घंटे के लिए कहाँ गायब हो गया था? साहब, हम गीता के साथ थे साहब। वो मोहित उसे परेशान कर रहा था, तो हम सोचे कि एक बार पुलिस की मार पड़ेगी तो अकल ठिकाने आएगी उसको। यहाँ हम मर्डर केस की तहकीकात कर रहे हैं, मर्डर केस की, और तू साले उसमें अपनी पतंग उड़ा रहा है। गलती हुई थी साहब। तो शाम तो गीता के साथ था, इस मर्डर में गीता भी तेरे साथ है? नहीं मैडम, ऐसा मत बोलिए, गीता का नाम खराब होगा, वो तो बस स्टूडेंट है। मोहित को फंसाने के लिए इसने उसका नाम आगे किया, तो हम इसका और गीता का नाम सामने रखते हैं? नहीं साहब, हम दोनों को बलि का बकरा मत बनाइए साहब। हो सकता है कि अगर असली मुजरिम हाथ से छूट जाए तो बाजार में फिर फायरिंग होगी। सब हम सॉरी कहते हैं साहब, हमने आपको रॉन्ग कॉल किया, पर साहब आप तो रॉन्ग कॉल मत करिए, भगवान कसम हमने कुछ भी नहीं किया, सब सच कह रहे हैं। सर, सभी संदिग्धों के पीछे लोग लगा दिए, उनके फोन्स भी टैप हो रहे हैं, पर अभी तक सब कुछ नॉर्मल है। गैंगस्टर ब्रजेश पाल पर क्या खबर है? सर, स्पेशल फोर्स और गुरु खबरी दोनों लगे हुए हैं, लेकिन ब्रजेश पाल पर अभी तक कोई भी टिप नहीं है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर रेड अलर्ट नोटिस जारी किया। कमाल है, ब्रजेश पाल मिस्टर इंडिया हो गया क्या? सर, मैंने गीता से बात की उसके कॉलेज के बाहर, उसे कंफर्म किया कि 5 फरवरी की रात को सोनू से मिली थी। दोनों के फोन लोकेशन भी मैच कर रहे हैं। अगर ब्रजेश पाल ने खुद ठोका है सुरेश शर्मा को, तो या तो रंगदारी मना करने का बदला लिया है, या सुरेश शर्मा का छोटा भाई धर्मेंद्र शर्मा, या सुरेश शर्मा का साला कैलाश पाठक, या सुरेश शर्मा का बिजनेस राइवल आदर्श पांडे। इनमें से कोई मास्टरमाइंड है और सुपारी दी गई थी ब्रजेश पाल को। साहब, हमारा नाम कंचन है और हमारे पास ब्रजेश पाल का टिप है।
लेकिन आपको सबसे पहले हमको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे इनाम के। सही पता बताने के बाद मिलेंगे इनाम के 40,000 रुपये। अभी एक सेकंड भी वेस्ट मत कर। ब्रिजेश पाल का पता बता दे, वरना तेरे नाम का पोस्टर बना दूंगा मैं। साहब वो एक लल्लन है, यहीं पास के गांव में रहता है, उसी के घर में छुपा हुआ है ये ब्रिजेश पाल। अब आपको हमारा नाम कंचन ने बताया ना, उसी की वजह से अंदर जा रहे हैं, है ना? तुम अंदर नहीं जाओ, मैं अब बाहर आओ। अब ऐसा मत बोलिए साहब, ये दोनों पंटर, ये असलम बेग और कंचन हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। वो असलम बेग जिसने खुद को सरेंडर करवा के हमारा नाम उगल दिया, और वो कंचन छुपाने के बहाने। दिनेश, अभी के लिए हम इसे अरेस्ट नहीं दिखाने वाले हैं, बाद में देखते हैं जरूरत पड़ती है तो। साहब, लेकिन साहब थैंक्स साहब, वेलकम। त्रिपाठी, बाइक का बंदोबस्त कर फटाफट। बाइक क्यों साहब? अरे इंतजार कर, सब्र कर थोड़ा। पहले बाइक आएगी, फिर तू उस पर भागेगा, उसके बाद हम बाइक में पेट्रोल डालेंगे। शुक्ला, हथकड़ी खोल दो इसकी। साहब, आप जो पूछेंगे हम बताने को तैयार हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब। सुरेश शर्मा का मर्डर किसके कहने पर करवाया? शूटर कौन था या थे? ये 3 संदिग्ध हैं हमारे पास, इनमें से मास्टरमाइंड कौन है? साहब, इनमें से कोई एक नाम बोलेंगे, आप हमें छोड़ देंगे। पूरी केवाईसी इधर ही करेंगे, फिर देखेंगे। सर जी, त्रिपाठी बोल रहा है बाइक नहीं मिल रही, स्कूटर चलेगा क्या? अरे साइकिल भी चलेगी, हमें कौन सी रेस लगानी है? अरे साहब हमने फोन किया था साहब, सुरेश शर्मा को फोन किया था और उसके साले को भी फोन किया था साहब, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ साहब। हम फोन करते रहे, हमने पहले भी फोन किया साहब। अब तो का लव स्टोरी सुनाने वाला है? हाँ साहब, हम ये कह रहे हैं हमने धमकी नहीं दी साहब, हमने पैसे मांगे थे साहब। अब माहौल ही ऐसा हो गया साहब, कोई आसानी से पैसा देता ही नहीं है साहब, तो हमने फोन करके पैसे मांगे थे साहब, लेकिन प्यार से मांगे थे। 15 लाख किस खुशी में? बात सुरेश जी, माहौल इतना बदल गया है कि आप पूछ रहे हैं किस खुशी में? हमारे पास 15 लाख रुपए नहीं है तुम्हें देने के लिए। देखिए सुरेश जी, हम कई बार काम आए हैं आपके, आपसे पुराना रिश्ता है भाई। अरे यार, आगे कभी हाथ खुले होंगे तो सामने से बुला के तुम्हें दे देंगे हम। इस वक्त नहीं है मतलब नहीं है। कैलाश, तुमसे कौन मांग रहा है पैसा? पैसा तुम्हारे जीजाजी के पास है, उनसे निकलवाओ। हमसे ये नहीं होगा। हमारी तरफ से एक बार बात करो उनसे। तुम खुद ही बात कर लो, हमें तक मत करो। चलो कैलाश, अब तो हर कोई पैसा देने से मना कर रहा है, तो क्या सबको मारते मरवाते फिरेंगे? 4 महीने से कोई काम हाथ में नहीं उठाया साहब। हम तो यहां तक सोच रहे थे साहब, अज्ञात काल करके खुद को सरेंडर करवा देते हैं, कम से कम इनाम का पैसा तो खुद उठा लेंगे। लेकिन ये असलम और कंचन, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया साहब। साहब, हम सच कह रहे हैं साहब, हमें किसी ने सुरेश शर्मा के मर्डर की सुपारी नहीं दी साहब, नहीं हमने खुद से उसे मारा है साहब। और आप सोचिए हमें क्या मिलता मर्डर करके साहब। हमने ऐसे मर्डर किया होता, हमने सुपारी ली होती तो इतनी आसानी से गोभी के फूल की तरह आपके हाथ लग जाते हम। अजय, ये इतना अच्छा बच्चा है, इसने कुछ नहीं किया, फिर तो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर तो इसे अरेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता सर। वैसे भी स्कूटर आई है। चलो भाई, बैठा बैठा। एक मिनट छोड़ो साहब, आप हमको वो गन बता दो, कौन सी गन इस्तेमाल हुई है सुरेश शर्मा के मर्डर में? हम आपको बता देंगे शूटर ने वो गन कहां से खरीदी होगी। अच्छा, तो ये पता है तुझे? .33 बोर की गन इस्तेमाल हुई थी क्या? तुझे ये भी मालूम है? नहीं साहब, खाली हमको इतना पता है कि .33 बोर की गन हाल ही में 1 फरवरी को बेची गई है। किसे बेची, किसने बेची? रवि ने बेची थी साहब। किसको बेची थी नहीं मालूम। रवि बंसल, वो गन सप्लायर? जी हाँ साहब। सर, इस रवि की भी अच्छी खासी हिस्ट्री है इसकी तरह। रवि बंसल ने किसको गन बेची थी? साहब, ये हमको नहीं पता साहब, ये रवि बंसल को भी नहीं पता साहब कि खरीदने वाला कौन था, लेकिन किसके कहने से रवि बंसल ने वो गन बेची थी ये उसने हमको बताया था साहब। क्या बताया साला? अभी इतना महीना के सूखा के बाद कल जाके थोड़ा सा कमाई हो, जानते हो? कहाँ से भाई? हमारे लिए भी कुछ है क्या उसमें? खरीदने वाला कौन था यार? हम तो आदमी का नाम तक नहीं पूछे।
तौफीक ने भेजा है। वो 1.33 बोर की गन और 6 गोलियां चाहिए। और तौफीक कहाँ है अभी? गधे की शादी में गया। तौफीक का पासवर्ड गधे की शादी। अरे भैया, मालूम कैसे चलेगा ऐसे माहौल में कि कौन साला ग्राहक है, कौन पुलिस का भेजा हुआ यमराज है? अच्छा एक बात बताओ, गेम बच किसका रहा है? मतलब कुछ उपाय हो? ऐसे माहौल में ना आँख, नाक, कान, मुंह सब बंद रखने में भलाई है। अरे बोल तो रहे हैं, खरीदने वाले का नाम तक नहीं पूछे। सर पक्का वही गन इस्तेमाल हुई है सुरेश शर्मा के कत्ल में, क्योंकि अभी 3 दिन पहले रवि खोली खाली करके गायब हो गया। हम गए थे उसके घर पूछने कि इस केस में असलम ने हमारा नाम आगे क्यों किया। ये तौफीक कौन है जिसके कहने पर रवि बंसल ने उस आदमी को गन बेची? तौफीक हिस्ट्री शीटर है साहब। तौफीक गधे की शादी में गया है, क्या मतलब है इसका? तौफीक जेल के अंदर गया। तौफीक का पूरा नाम क्या है? तौफीक पठान। उसका एक जोड़ीदार भी है, अमित जायसवाल। दोनों अंदर है साहब। किस केस में? कोई केस नहीं है साहब। अभी 3 महीने पहले जब से आपके लोगों ने धरपकड़ शुरू की है, हमारे लोगों की लाशें बिछाना शुरू की है, दोनों ने खुद को सरेंडर कर दिया। कहाँ सरेंडर किया? काली माता पुलिस चौकी साहब। उठो, चलो निकलो दोनों बाहर। अरे क्या हो गया साहब? अरे हम लोग ठीक है, खुश हैं यहाँ पर। हाँ साहब, हमको जमानत वमानत नहीं चाहिए। अबे जमानत नहीं हो रही है तुम्हारी। गधे की शादी का मुहूर्त निकला है, बाराती हो तुम दोनों, भूल गए क्या? सुरेश शर्मा की सुपारी किसने दी थी? गन खरीदने किसको भेजा था रवि बंसल के पास? वो शूटर कौन है? अबे ओ, तुम दोनों की जरूरत किसी को भी नहीं है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं। साहब हम टिप देंगे तो हमको कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना। साहब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? टिप क्या, हम तो केस का पूरा नक्शा खोल के रख देंगे आपके सामने। हाँ, बस एक बिना सिम वाला मोबाइल दिलवा दीजिए ना। देखिए ये साला अमित तो पत्ता खेल के अपना टाइम पास कर लेता है, हमको वीडियो गेम खेलने का बुरा लत है। अबे तू तो ठीक है, दिया। साहब इस काम का कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं लिया था, हमने सिर्फ प्लानिंग करके दिया था साहब। अबे वो वीडियो गेम, नाम बोल नाम, वरना जेल में भी साइलेंसर के साथ गोली चल सकती है। साहब मार्केट में नया लौंडा आया है, उसका कोई खास हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए आपकी नज़रों में नहीं आया होगा। हमारे लिए छोटा मोटा काम कर चुका है पहले, वही ये मसला लेकर आया था हमारे पास। सीधे सीधे नाम बोल तौफीक। विमल भाटी। विमल, ये सेठ का रूटीन एक बार फिर बताना जरा। सिंहपुर अपने घर से निकला, सुरेश शर्मा अपनी फैक्ट्री गया नॉर्थ एंट्रेंस पर, और इसके बाद वहाँ से राधे श्याम चौक वाली दुकान पर, और फिर दोपहर में आउटर सिटी अपने रियल एस्टेट के ऑफिस में, और वापस शाम में मीनारगंज की दुकान पर। राधे श्याम चौक कैंसिल, क्योंकि वो पॉश एरिया और वहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरा गिद्ध की तरह मंडराते रहते हैं। सुरेश शर्मा के प्रॉपर्टी वाले ऑफिस के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा है। मेरे ख्याल से मीनारगंज ही सही रहेगा। हमने एक बार वहाँ का मुआयना किया, हमें कोई सीसीटीवी दिखी नहीं अभी तक। वहीं ठोक दे, भीड़ भी बहुत होती है और खिसकना भी आसान है। दुकान में एक और बंदा है, उसका हेल्पर। तो थोड़े और पैसे ले ले और उसको भी ठोक दे। हमारी जुबान में ऐसे बंदे को मजबूरी का मुर्गा कहते हैं। ठीक है अमित भाई, लेकिन तौफीक भाई वो गन भी चाहिए होगी। साहब विमल को हमने गन सप्लायर रवि बंसल के यहाँ भेजा था, वहीं से गन लिया होगा विमल ने, क्योंकि गोली चली थी ना। विमल भाटी को सुपारी किसने दी थी? कुछ पर्सनल था ऐसा बता रहा था विमल। क्यों अमित? हाँ, वो रियल एस्टेट एजेंसी है ना सुरेश शर्मा की, उसी का कुछ मामला था। कैलाश, सुरेश शर्मा का साला, उसने सुपारी दी थी क्या विमल भाटी को? कैलाश, यही नाम लिया था क्या विमल ने? पर ठीक से याद नहीं है साहब। मीनारगंज मार्केट में बिजली गुल करने का आइडिया तुम दोनों का ही था? नहीं तो क्या विमल भाटी ने खुद से बिजली गुल कर दी थी? पता नहीं साहब, लेकिन उसने अगर किया हो तो उसको मेडल मिलना चाहिए हमारी सुपारी बिरादरी से। क्यों? विमल भाटी का फोटो है तुम्हारे पास? कहाँ से होगी साहब, मोबाइल होता तो बात बनती थी, इसलिए तो कह रहा था कि मोबाइल मिल जाता तो। विमल भाटी कहाँ मिलेगा? खोली तो 2-2 महीने में बदल लेता है साहब। हाँ, लेकिन चाय पीने वो एक जगह हमेशा जाता है, गफूर भाई की चाय की दुकान पर, वो हरिश्चंद्र मोड़ पर।
सर इस गफूर चाय वाले के यहाँ फील्डिंग लगा देता हूँ। कैलाश पाठक को भी उठा लो, हमेशा कहता रहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। दिखाते हैं इसको कि हमारे हाथ में डंडा है और पैरों में जूते। अरे बस भी करो सर, बार बार हमें उठाकर हॉट सीट पर क्यों बिठाते हैं आप? इस बार हॉट सीट पर नहीं, तवे पर बिठाएंगे तुझे, और उसके बाद तंदूर के अंदर। अरे सर लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमने जी मैं वहाँ पीछे स्कूटर पे बैठी रहूंगी। जैसे ही वो विमल भाटी आता है यहाँ पे चाय पीने, तो वहाँ सड़क पे बढ़ के एक प्याली चाय गिरा देना। ठीक है, लेकिन 2 दिन से वो यहाँ आया नहीं है विमल। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। एक तो हमने ये बिमल भाटी का नाम पहली बार सुना है, और ये जो 2 कैदियों के नाम आपने बताए, तो तौफीक और जो भी, उनको भी हम नहीं जानते सर। रवि बंसल को भी नहीं जानता? सवाल ही नहीं है सर, हम सिर्फ इतना जानते कि वो जीजा जी का भाई धर्मेंद्र शर्मा, उसकी जबरदस्त चाल है हमें फंसाने की, और आप फंस रहे हैं उसके झूठ के जाल में सर। इसलिए आपको हर जगह हमारा ही नाम मिल रहा है सर। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है सर। पहले हमें ब्रजेश पाल की तलाश थी, अब हमें विमल भाटी की तलाश है। वही बताएगा तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या नहीं है। कौन विमल सर? क्या बोल रहे हैं सर आप? हमारी बात तो सुनिए सर। मराठी की खातिरदारी करना, इसे इतना खिलाना कि ये उल्टी कर दे विमल भाटी का ठिकाना। गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं सर। आप सर बहुत भारी गलती कर रहे हैं सर, हम निर्दोष बोल रहे हैं सर। 2 दिन 2 रातें हर सख्त पैंतरा अपनाया हमने, फिर भी कैलाश पाठक अपने बेगुनाह होने की दुहाई देता रहा। सर गन सप्लायर रवि बंसल को ढूंढने के लिए गुरु की पूरी टीम लगी हुई है, पर अभी तक कोई लीड नहीं मिली। गफूर चाय वाला? हमारी टीम घात लगाए बैठी है सर, बस विमल भाटी के आने की देर है। विमल भाटी का ना हमें ठिकाना मिल रहा था, ना ही वो गफूर की चाय की दुकान पर आया, ना उस दिन, ना अगले दिन, ना उसके अगले दिन। पर हमने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी, हमारी टीम वहीं टिकी रही, और 5वें दिन सब्र का फल मिला, विमल भाटी। विमल भाटी उस शख्स का नाम लेने जा रहा था जिसके लिए उसने सुरेश शर्मा का कत्ल किया। जब विमल ने वो नाम लिया, हम सब दंग रह गए। जो शख्स सुरेश शर्मा की हत्या करवाना चाहता था, उसने पूरी साजिश बारीकी से रची थी। उसने विमल भाटी के साथ पूरे मीनारगंज मार्केट का 3-4 दिन मुआयना भी किया था। कत्ल की रात को पूरे मीनारगंज मार्केट में बिजली जाना महज एक इत्तेफाक था। इतना याद रखना, गोली चलते ही about टर्न मार के निकलना है। चेक करने की जरूरत नहीं कि जिंदा है मर गया। इतना लोहा दागेंगे कि बचेगा नहीं। जब विमल भाटी ने सुरेश शर्मा पर 4 गोलियां चलाकर उसे ढेर कर दिया, तब इस कत्ल का मास्टरमाइंड विमल भाटी के बगल में ही खड़ा था। बाजार में छाया अंधेरा शूटर और मास्टरमाइंड दोनों के लिए एक तरह से मददगार साबित हुआ। वो आसानी से उसी रास्ते से निकल गए अंधेरे में जहां से वो आए थे। इस कत्ल का मास्टरमाइंड पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार हमारे सामने आया, पर हमने उस पर रत्ती भर का शक नहीं किया था। अब क्या चाहिए सर? तेरा दोस्त विमल भाटी तुझे याद कर रहा है, चल मिलवाए तुझे, ले चलो। अरे साहब क्या हुआ? साहब मेरे बेटे को छोड़ दो साहब। ऐसा भी नहीं था कि इस कत्ल की वजह हमारे कानों पर नहीं पड़ी थी। वजह कैलाश पाठक ने बातों बातों में बता दी थी कि 6 महीने पहले इसने हमसे लोन लिया। जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस सुरेश शर्मा की जान जाने से जो उन्होंने खोया, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मंगल अग्रवाल के साथ साथ उसके परिवार ने भी बहुत कुछ खोया है। मंगल अपने परिवार का सहारा था, अब उस पर एक मुजरिम होने का दाग लग गया है। लिया गया लोन, दी गई गालियां, उसके चलते खून का खोलना, बेइज्जती का बदला लेने का प्लान बनना,
ये सारे पहलू मिलकर चार्जशीट में ये जुर्म क्यों हुआ इसका पुष्टिकरण करते हैं। दुख की बात यह है कि कत्ल जैसे संगीन जुर्म का रास्ता एक तरफा है। जुर्म के बाद वापस लौटकर गलती सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। फिर भी इस जुर्म का जो क्यों है उसे बारीकी से स्टडी करना बेहद जरूरी है। जब सर पर गुस्सा सवार होता है, ठगे जाने का आक्रोश उमड़ रहा होता है, बेइज्जती का दर्द तड़पा रहा होता है, तब जरूरत होती है एक ब्रेक की, रुककर सोचने की कि क्या किसी को छोटा महसूस कराने में, उसकी इंसल्ट करने में, उसके अपमान को अपना बदला समझने में कोई समझदारी है? कहीं ये अति तो नहीं हो रहा? क्या संयम की लकीर पार हो चुकी है? स्थानीय लेवल की अराजकता पर अंकुश लगाना हमारा यानी प्रशासन और व्यवस्था का दायित्व है। हमारा फर्ज है कि हम मुजरिमों में कानून का डर पैदा करें ताकि आम नागरिक बेखौफ होकर जिए। पर उस अराजकता का क्या किया जाए जो अक्सर आम नागरिकों के दिलो दिमाग में पनपती है? उस आवेश, उस अंधाधुंध गुस्से को कैसे लगाम दें जो गैर कानूनी और हिंसक ख्यालों को बेलगाम उधम मचाने देता है? भले ही बंदूक का ट्रिगर हाथ की उंगली दबाती हो, पर इरादों का ट्रिगर एक अराजक दिमाग दबाता है। अगले हफ्ते फिर मिले। भैया अब जल्दी वापस आ जाओ। माँ पापा मेरे चले जाने को झेल ना पाए या तुम उन्हें न झेलने वाली तकलीफ दे रहे हो? ये क्या कह रहे हो? आपको पापा का दर्द समझ नहीं आता? वो कुछ कहते नहीं है लेकिन तुझे जो कुछ भी करना है कहना है करते रहे। वैसे भी तू यही तो करते आ रहा है ना। मैं तुझसे कहना भी नहीं चाहता कि तू उससे निकल जा। तेरी जिंदगी है, तू बेहतर समझेगा, लेकिन मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। तू गोते लगाते रहे, जो हो चुका है उसी के अंदर जीता रहे, मरता रहे, सड़ता रहे। उम्मीद करता हूं कि पापा को तेरे पागलपन में अपने आप को खोना ना पड़े जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुझसे कहना भी नहीं चाहता कि तू उससे निकल जा। तेरी जिंदगी है, तू बेहतर समझेगा। तू गोते लगाते रहे, जो हो चुका है उसी के अंदर। वो स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पे, ताकि हमें पता न चल पाए कि उसने एक्चुअली कौन सी ट्रेन गेम खेल रहा है। सर वो सर उसने कौन सी ट्रेन ली फाइनली? बड़ी अजीब बात है। देखिए सर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कौन सी ट्रेन है? भोपाल एक्सप्रेस। ये ट्रेन 4:30 बजे निकलती है, पर अपना बंदा नहीं निकला। वो 4:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नजर आता है। ये मुंबई जाने वाली ट्रेन है, 5:05 की, और ये आदमी 4:50 में इस ट्रेन में घुसता है और 4:55 पे ये फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नजर आता है। यहाँ ये 5 मिनट रुकता है और फिर उसी दिशा में वापस जाता है जहाँ से आया था। और फिर कहीं नहीं दिखता सर। मुंबई वाली ट्रेन ली 5:05 वाली? सर वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर थी और ये वापस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गया हो ऐसा किसी कैमरे में नहीं दिखा। उसके बाद की कोई ट्रेन? 5:25 पे एक ट्रेन है अहमदाबाद की। साफ है ये बंदा जानता था कि कत्ल के बाद भागते वक्त इसकी पूरी जर्नी ट्रैक कर सकता है। सर कितने ही पुलिस स्टेशन में इसने जगदीश चौहान को ढूंढा है। ये पक्का जानता होगा हम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। और तैयारी से पहले से थी, अलग अलग थानों में अलग अलग नाम, और मर्डर के बाद ये आंख मिचौली रेलवे प्लेटफॉर्म पर। CCTVs की भी स्टडी की होगी, तभी तो कैमरे को चकमा देकर अहमदाबाद या मुंबई की ट्रेन में शायद चढ़ गया होगा। या शायद स्टेशन से बाहर चला गया हो, ट्रेन उसने ली ही ना हो। ये सारा नाटक उसने हमें गुमराह करने के लिए किया हो, बस पकड़ के निकल गया हो
फ्लाइट सर उसने ली नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट पे वो स्पॉट हुआ नहीं है और जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स काफी कम है। तो इस बंदे को मुंबई और अहमदाबाद से ढूंढना खास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर होगा। फिर भी एक बार चांस लेते हैं सर, मुंबई और अहमदाबाद के पुलिस टीम्स की मदद लेते हैं और साथ ही होशंगाबाद में खोज और टाइट करते हैं। इसका 15 साल पुराना कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा, कोई तो होगा जो इसे जानता हो। ठीक है, जगदीश जी की 2003 में होशंगाबाद में पोस्टिंग थी। खबरियों को लगा दो कम परसेंट। सर सीसीटीवी फुटेज के ग्रैब के पोस्टर बनवाते हैं, स्टेट के सभी न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, कोई ना कोई तो पहचानेगा। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब खुले मैदान में उतरते हैं और इसे भी उतारते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अलावा हम उस बंदे को मुंबई में भी ढूंढ रहे थे, अंधेरे में तीर चला रहे थे। अहमदाबाद में भी खोज शुरू हो गई क्योंकि हमें लगा कि हमें चकमा देने के लिए उसने शायद जबलपुर से 2 में से कोई भी ट्रेन ली। पर हमारे संदिग्ध की खोज में सबसे पहली खबर पड़ोस के होशंगाबाद से है, जो हमारे रडार पर सबसे ऊपर था। गिरीश जी, गुरु, मेरे आदमी जावेद साहब की बात हुई थी। आपने बताया था कि ये आदमी आपके लॉज में आया था और ठहरा भी था। हाँ, ये आदमी दिसंबर में ठहरा था यहाँ। मैंने रजिस्टर भी निकाल के रखा। हाँ, ये 4 दिसंबर 2017 से 10 दिसंबर 2017 था। प्रकाश गुप्ता, यही नाम इसने पुलिस स्टेशन में भी बताया था, लेकिन नाम फर्जी है। इसी नाम का इसने ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया। उसका कॉपी होगा क्या आपके पास? कोलकाता, ये भी फर्जी है। दिखने में आदमी सही था वैसे। गिरीश जी, इस आदमी के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं क्या? सीसीटीवी है ना, मैं कम से कम 6 महीने का बैकअप रखता हूँ। ये हुई ना बात, इसका फुटेज सीडी में डालकर फटाफट दे दीजिए। हाँ, इसमें उसका दोस्त भी दिखेगा फुटेज में। दोस्त? हाँ, उससे मिलने आता था ना। 4 से 10 दिसंबर के बीच सारी फुटेज को डीवीडी में राइट करके दे दीजिए। 4 दिसंबर को चेकिंग होते हैं और फिर शाम को 5:30 बजे एक दोस्त मिलने आते हैं। सर, थोड़ा आगे फॉरवर्ड कीजिए। इस दोस्त ने साथ में चेक इन नहीं किया, मतलब लोकल हो सकता, शायद होशंगाबाद का या आसपास कहीं का। 100%। 4 के बाद 10 तारीख तक ये दोस्त रोज आया है कमरे पे। कभी अकेले बाहर निकलता था तो कभी इसके साथ बाहर निकलता था। और ये गिरीश, लॉज का रिसेप्शनिस्ट, इसे इसके दोस्त का नाम वगैरह कुछ याद है? फर्स्ट टाइम लॉज में आए तो दोनों के बीच में काफी बातें हुई हैं, फुटेज में दिख रहा है। पूछा मैंने, लेकिन गिरीश भाई को याद नहीं। अब अपने पास 2 टारगेट है। हम अपने इस बंदे को एक्स नाम देते हैं और इसके इस दोस्त को वाई, जो कि पूरे चांसेस हैं होशंगाबाद या आसपास का ही होगा। गुरु, एक काम कर, अपने सब लड़कों को बोल कि वो इस एक्स के साथ साथ पूरे होशंगाबाद में इस वाई की तस्वीरें भी घुमाएं। अगर हमें ये वाई मिल गया तो ये वाई हमें एक्स तक लेकर जाएगा। इस बंदे को ढूंढना है। ये बंदा इस बंदे का दोस्त है। ये बंदा यहाँ होशंगाबाद या आसपास का हो सकता है। इस बंदे को जल्द से जल्द ढूंढना है, समझे? सर, 2003 में लगभग 50 केस रजिस्टर हुए, सारे के सारे स्कैन किए हैं सर, लेकिन इनमें से तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा जहां संदिग्ध या फिर मुजरिम वापस लौटकर ऐसा जानलेवा हमला कर सके। और सर, ये अपना बंदा एक्स यहाँ के हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में आपको कहीं दिखा? मौजूदा लिस्ट में तो इसका कोई फोटो नहीं है और सर इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये किसी संदिग्ध या फिर सजा काट रहे किसी मुजरिम का दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है। ऐसे भी कई लोगों से हमने पूछताछ की, उनसे कांटेक्ट किया और तस्वीर भी दिखाई, लेकिन किसी ने इसको पहचाना नहीं सर। 15 साल पहले का एक्स आज के एक्स से अलग दिखता होगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई हिस्ट्री शीटर होगा, क्योंकि कोई हिस्ट्री शीटर ऐसे किसी को ढूंढते हुए सीधे पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। जिस तरह का इसका बर्ताव और हुलिया था, ऐसा लगा नहीं सर। पढ़ा लिखा और डिसेंट सा बंदा लगा। सर,
कोलकाता आरटीओ से जवाब आया। इस प्रकाश गुप्ता का लाइसेंस, नाम और एड्रेस सब फर्जी है। कैसे भी करके हमें इस बंदे को ढूंढना होगा। ये आके इस तरह से एक रिटायर्ड पुलिस अफसर को मार के चला जाता है और कत्ल के 3 हफ्ते बाद हमारे पास इसकी और इसकी दोस्त की तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं है। मकसद क्या था इसका? सर, वो रिटायर्ड कांस्टेबल शंभू जी आए हैं जो जगदीश जी की टीम में थे 2003 में। शंभू जी आइए। सर जी, सच कहें तो कौन से मुजरिम के दिमाग में बदले का कीड़ा घुस जाएगा, यह हम में से कोई नहीं बता सकता। आपकी बात सही है शंभू जी, पर कोई तो ऐसा केस आया होगा जिसमें संदिग्ध या मुजरिम आपको ऐसा लगा हो, गुस्सैल, सरफरा। मैंने सारे केसेज याद किए और जितने याद आए उसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं था जिसमें किसी के खिलाफ कोई गलत चार्जशीट बनी हो। जगदीश सर भी बहुत सटीक थे अपने काम में। हमने जगदीश जी के कई केसेस स्कैन करवाए, पर हमें ना इस बंदे का पता चल रहा है और ना इसके मकसद का। शंभू जी, अभी तक जो सामने आया है वो पर्सनल ही लग रहा है, लेकिन जगदीश जी की फैमिली कह रही है कि ये कोई निजी पारिवारिक मामला भी नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की, जो कुछ भी हुआ वो 2003 और 2005 के बीच। देखिए शंभू जी, इस बंदे ने अपनी खोज आपके होशंगाबाद थाने से ही शुरू की थी, दिसंबर 2017 में। उनके चेहरे का दर्द मुझे 24 घंटे दिखता, महसूस होता। मैं जानता था कि वो जिल्लत महसूस करते हैं। कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने, एक उफ की आवाज नहीं की, बस अंदर ही अंदर घुटते गए, मिटते गए। गया पान लगा देने। शरद जायसवाल ठीक तो हो ना? मुझे लॉकअप से छोड़ दिया गया, लड़के पर नजर रखे हो ना? लेकिन हमारी जिल्लत खत्म नहीं हुई। उसके बाद जब भी वो मेरे पापा से टकरा था, पट्टा बांधना चाहिए। वो उन्हें जलील करता। मेरे सामने ये एक बार हुआ था, पर मुझे यकीन था कि जगदीश ने मेरे पापा को ऐसे कई बार जलील किया होगा। मुझे थप्पड़ मारे, गालियां दी गई, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे कारण मेरे पापा की बेइज्जती होती रही। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं पापा को मायूस नहीं देख पाता था। मेरे पापा मेरी दुनिया थे और मैं उस दुनिया को एक एक दिन, एक एक रात बिखरते हुए, टूटते हुए देख रहा था। रीचा मेरा प्यार थी, पापा मेरे सब कुछ। दोनों को मुझसे अलग कर दिया उस एक आदमी ने। उन्होंने तुझे जेल से बचाया, एक नाबालिग लड़की को बचाया, एक संगीन जुर्म होने से बचाया। सच्चा प्यार करना जुर्म है। सच्चा प्यार होता तो रुकते, इंतजार करते रिचा के बालिग होने का, अपने 21 साल के होने का, और उससे पहले अपने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करते। हमें पता था कि हमारे पेरेंट्स उस बात के लिए राजी नहीं होंगे। उस वक्त हमें जो ठीक लगा हमने किया। अगर कोई दो इंसान अपनी मर्जी से कोई फैसला करे तो उससे कोई कानून तो नहीं टूटता है ना। अगर उसने हमें अलग नहीं किया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उस एक आदमी की वजह से मैंने मेरी जिंदगी में सब कुछ खो दिया। रिचा चले गई, पापा भी पहले जैसे नहीं रहे, उनकी इज्जत चली गई, मेरा भाई भी घर छोड़ के चला गया, फिर मम्मी भी चल बसी। ये सब कुछ हुआ उस एक आदमी की वजह से। मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं कई बार होशंगाबाद पुलिस थाने के बाहर खड़ा रहता, इस इंतजार में कि कब मुझे जगदीश चौहान दिखे और मैं उस पर हमला करूं, उसे बताऊं
कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और मैं ऐसा कर ही देता अगर मेरे पापा ने मुझे रोका नहीं होता। क्यों कर रहा है बेटा? समीर, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। पापा, मुझसे बर्दाश्त नहीं। उसने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी और मैं आपको ऐसे मायूस नहीं देख सकती। उसे भूलने की कोशिश कर, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर। क्या गलती थी मेरे और ऋचा के रिश्ते में? क्या गलत किया था हमने? और इन सब में आपकी क्या गलती थी पापा? वो शहर छोड़कर जा चुकी है, भूल जाओ उसे। तो वो इंस्पेक्टर क्यों नहीं भूलता? आप मौका ढूंढ ढूंढ के आपकी इंसल्ट करता है। अपने गुस्से पे काबू रख, तेरी जिंदगी पड़ी है सामने। देख बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीता हूं। तुम्हें अपने इस अतीत को भूल कर जीना होगा। नहीं हो पाया मुझसे सर। सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी जीना नहीं हो पाया मुझसे। जगदीश चौहान ने मेरे साथ जो किया था वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, जिससे मैं अलग नहीं हो पाया। फिर भी एक बार मैंने कोशिश जरूर की थी सब कुछ भुलाने की, लेकिन जगदीश चौहान ने मुझे भूलने नहीं दिया। मैं और नमिता एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि बात आगे नहीं बढ़ने दी गई। क्या हुआ पापा? वो लड़की वाले कह रहे हैं कि उन्हें ये रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं है। नमिता, एटलीस्ट रीजन तो बताओ। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था, सब कुछ सही चला था हमारे बीच, एंगेजमेंट की तारीख भी लगभग। फिर ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मुझे लगता है हमारी जमेगी नहीं समीर। क्यों? ऐसा अचानक से क्यों लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा तो बेटर है हम यहीं रुक जाएं और आगे ना बढ़े। किसी ने मेरे खिलाफ या मेरी फैमिली के खिलाफ तुमसे कुछ कहा है क्या, या तुम्हारे पेरेंट्स को? नहीं। जगदीश चौहान है ना, उसी ने कान भरे तुम सबके। क्या? मुझे नहीं पता कौन है जगदीश चौहान। रहने दो, पहले रीचा, फिर नमिता। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करता गया, लेकिन उसके बाद मैंने पापा का दिल दुखाने जैसा कुछ नहीं किया। उनकी हर बात मानी, क्योंकि पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे। पर जब वो चल बसे, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। जितनी तकलीफ मैंने झेली थी, उतनी या उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मेरे पापा ने झेली। जगदीश चौहान ने मेरी भरी हुई जिंदगी में खालीपन भरना शुरू कर दिया, और अब मेरे पास सिर्फ खालीपन था। गुस्से से पागल हो जाता हूं रमेश। कब तक जलता रहेगा ऐसे? जब तक मैं जिंदा हूं, या फिर जब तक वो जिंदा है। देख समीर, हर इंसान को अपनी जिंदगी के अधूरेपन को पूरा करना पड़ता है, और उसका एक ही तरीका है, उस अधूरेपन को छोड़ देना, भुला देना, बहा देना। वो अंग्रेजी में कहता है ना, मूव ऑन। उसने मुझे कभी मूव ऑन करने ही नहीं दिया रमेश। उसने पापा के साथ जो ज्यादती की है, मुझे अंदर जकड़ रखती है। मत इस तरह से जकड़ कर रख अपने आप को, निकाल के फेंक दे बाहर। सर, समीर बचपन का दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड। मैंने बस उसे एक सलाह दी थी, एक याद में जकड़ा मत रहे, खुला छोड़ दे मन को। मतलब मार डाल जगदीश चौहान को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। लेकिन तुम्हें मालूम था समीर ने गन खरीदी, तुम्हें यह भी मालूम था कि वो जगदीश चौहान की खोज में निकला है, फिर भी ना तुमने उसे रोका और ना ही पुलिस को आगाह किया। और फिर जब वो जगदीश चौहान तक पहुंच गया, तुम्हें फोन किया, तब भी तुमने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। शायद मुझसे गलती हो गई सर। शायद गलती नहीं हुई, पक्का गलती हुई, गुनाह हुआ। रमेश, मैंने उसे ढूंढ लिया मैंने उसे रमेश। अरे वो मुझे मिलना ही था, मेरी नियति में लिखा था कि वो मुझे मिलेगा। दोबारा सोच ले,
क्या सही कर रहा है तू? मेरी लाइफ में इससे ज्यादा और सही कुछ नहीं। मैंने उसे ढूंढा और वो मुझे मिला, बस अब मैं अपने आप को इंसाफ दूंगा। यकीन कीजिए मेरा सर, मैंने उससे कहा था जो तू सोच रहा है करने की सही नहीं है। बहुत दबी आवाज में कहा तुमने और बहुत देर से कहा। ये ख्याल उसके मन में आते के साथ ही उसे रोकना तुम्हारा फर्ज था रमेश, लेकिन तुमने क्या किया? फर्जी नाम और एड्रेस देकर उसके लिए सिम कार्ड। गन कहां से खरीदी? मुंबई से, एक सप्लायर से पहचान थी। नंबर दो उसका। अब नहीं मेरे पास। तो अब तेरे अंदर का अधूरापन खत्म हो गया? मिलके तेरी आत्मा को शांति? जी, ऐसा ही समझ लीजिए। देख, तेरा अतीत तेरा है, मैं उसे देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जिस अधूरेपन की तू बात कर रहा है ना, दरअसल वो महज एक रंजिश है, बहाना है, बैसाखी है, एक सहारा है जिसे पकड़े तूने सिर्फ एक दूसरे इंसान को आज तक दोष दिया है। और जगदीश चौहान ने क्या अलग कर दिया? मेरी उस एक हरकत के लिए उसने किसी और को दोष दिया, दर्द दिया, दंड दिया, और वो कोई और मेरे पापा थे। अभी आप मुझे लेक्चर देंगे कि मैं कितना गलत हूं। मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, लेकिन किसी ने जगदीश चौहान से कहा कि उसने कितना गलत किया था। किसी गलत काम के जवाब में किया गया गलत काम सही नहीं हो जाता। जानता हूं, पर कम से कम गलतियों का बैलेंस तो ठीक होता है। गलत कत्ल या कोई भी जुर्म बैलेंस ठीक नहीं करता, बल्कि बिगाड़ता है। बैलेंस तो अब ठीक होगा जब कानून तुझे सजा देगा। मेरी पूरी जिंदगी एक सजा थी, कानून अब क्या सजा देगी मुझे? खुद पर हमेशा इतना तरस खाते आया है, कभी एक बार आईने के सामने खड़ा होकर ये नहीं सोचा कि जो सामने है वो वर्तमान है, अतीत पीछे छूट गया है। वर्तमान का रास्ता भी अतीत से निकलता है सर। निकलता है, पर उनके लिए जो अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर अपनी नाकामयाबियों या नीति की शक्तियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देने की कुछ लोगों में लत होती है। उसका जीता जागता नमूना है तो। दुख की बात है, अब अगर तुझे अफसोस हुआ अभी तो बहुत देर हो चुकी है। ऋचा कहाँ है? पता नहीं, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने मजाक में पूछा भी था उसे, कहीं वो एजेंट वेजेंट टाइप का तो नहीं है। समीर इतना ब्रिलियंट वर्कर, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉइज। वो किसी को मारने गया था, ये बॉट अ गन। उनको भनक भी नहीं लगी होगी कि कोई इतनी नफरत पाले बैठा है उनके लिए। कैसे पता होता मीनाक्षी जी? 15 साल पहले जब ये इंसिडेंट हुआ, तब सपने तक में नहीं सोचा होगा कि 15 साल बाद इसका इस तरह से नतीजा सामने आएगा। एक दोस्त, एक करीबी दोस्त जो समीर को अपनी रंजिश पर काबू पाने में मदद कर सकता था, पर नहीं की। ऐसे दोस्त कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो कैसी मुश्किलें हैं जो जुर्म से दूर हो सकती हैं। वो कैसा सुकून है जो कत्ल करके मिल सकता है। अधूरापन, रंजिशें, ये कोई नए जज्बात नहीं है। इंसान अपने अंदर दोनों को कुछ मात्रा में पनपने देते हैं। कई लोग इस दर्द को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर देते हैं, अधूरेपन को समय के मझधार में छोड़ देते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं, और कई लोग इससे निकल ही नहीं पाते। हाँ, दूसरों पर इल्जाम लगाना काफी आम बात है। हर दूसरा इंसान कभी ना कभी ऐसा करता ही है। फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं मिली इसलिए मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मुझे लाइफ में ये मिलता तो मैं इससे बेहतर इंसान बनता। ऐसे ख्यालों के समंदर में कुछ लोग पूरी पूरी ज़िंदगी गोते खाते रहते हैं, अतीत के हालातों को, लोगों को। आज मैं मेरे भाई को मार डालने वाली हूँ। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। मौसी, ये आधा बटा दे। काय ताई, एक वाटा तो लो, आधा वाटा तो सिर्फ एक बंदे के लिए काफी है। पता है मौसी, एक बंदे के लिए चाहिए। लौका कर। मच्छी कड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई शिरीष के लिए बनेगी।
मैं शिरीष से पूछती हूँ वो हमारे साथ चलेगा क्या। ए शिरीष, ए उठ रे शिरीष। कायदा लगाई। शिरीष, मैं और गौरी मंदिर जा रहे हैं कथा सुनने। सारा दिन वहीं लग जाएगा, घर पे कोई खाना नहीं बनेगा। तू चलेगा हमारे साथ? चलेगा हमारे साथ? अरे जाओ तुम लोग। तैयारी सुन, मेरे लिए मच्छी कड़ी चावल बना के जा। अभी बाहर जा रहा हूँ, लौट के खा लूंगा। पर अभी कौन बनाने बैठेगा? कथा के लिए भी देर हो रही है। अब बोला ना बना के जा। मेरे को आज मच्छी कड़ी खाने का मन है और ये कथा वथा होती रहती है। अरे पर 7:30 बज गया है। हाँ वो भी रोज बजते हैं। चल जल्दी बना, मेरे को मच्छी कड़ी खाने का मन है। गौरी, ये मच्छी कड़ी की जिद कर रहा है, तू फटाफट जाओ थोड़ी सी मच्छी ला दे मुझे। आई तू मंदिर जा, मैं जल्दी से मच्छी कड़ी और चावल बना कर आती हूँ। नको ना, मैं बना लूंगी उसके लिए, तू बस मच्छी ला दे मुझे। आई मैं जा रही हूँ, तो एक काम कर, चावल चढ़ा दे। मैं जल्दी से मच्छी कड़ी बनाकर मंदिर आती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि जब आई और मैं घर पहुँचेंगे तब शिरीष मर चुका होगा। मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ नाटक करने, जब शिरीष की लाश सामने मिलेगी। मैं सोच ही रही थी कि तू मेरे साथ चले, और अच्छा हो ना तू चली गई मेरे साथ। अगर कोई सवाल पूछे गए मुझसे तो मैं उनके जवाबों को तैयार कर रही हूँ। उनके साथ है नहीं कोई। ये देख, ये खा पी के फिर निकल गया। आई मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं खोलती हूँ। हाँ ये देखो, ये जैसा मैंने सोचा था ये वैसे ही करके गया है। खा पी के निकल गया बाहर। इसका कोई और काम ही नहीं है, कहीं से भी जाओ और बाहर आओ और ये सब चीजों को समेटते रहो। ये देखो ना क्या हालत करके गया है घर की, और इसको साफ कौन करेगा? इसको साफ तू और मैं करेंगे, और थोड़ा ना कोई हमारा काम है। ये देख गंद फैला के गया है। देवा, इसलिए बनवाया था ये सब। मैं तो यही करती रही और यही करती रहूंगी जिंदगी भर। बस यही सब कर। आई हाथ धो ले फटाफट। क्यों? नहीं, तू हाथ धो ले। आई हाँ हाथ तो मैं धो लूंगी, इसमें कहने का क्या है? नहीं, वो तूने इतनी झूठन उठाई तो। सारी जिंदगी झूठन ही तो उठाई, और किया क्या है मैंने इसका? रोज शाम को आएगा, कभी किसी को लेके आएगा, कभी किसी को लेके आएगा। नहीं होता मुझसे अब। सॉरी, पेशेंट के यहाँ आने से पहले ही मौत हो चुकी थी। मौत ऐसे कैसे मर सकता है मेरा बेटा? सॉरी, पर वो मर चुका है। लेकिन डॉक्टर, जब हम उसे यहाँ लाए थे तभी तो उसकी सांसें चल रही थी। जब मेरी टेबल पर लाया गया उसकी डेथ हो चुकी थी। डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया है हमने। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जी हाँ, ये मौत संदेहजनक है और हमें भी इस मौत का कारण नहीं मालूम। ये केस पुलिस हैंडल करेगी और पोस्टमार्टम होगा। यहाँ मुंह खोल के पड़ा हुआ था शिरीष। बाहर वाले रूम में साथ देसी शराब की बोतलें पड़ी हुई, तो दारू पीने बैठा था। पता नहीं सर, मैं और आई तो मंदिर गए थे। जब लौट कर आए तो उसे ऐसी हालत में पाया। गौरी, तुम्हारा भाई अकेले तो 7 बोतलें नहीं पी सकता। किसके साथ बैठा था? मुझे नहीं पता सर। मच्छी कड़ी चावल खाना था उसे, हमने बना दिया। मुझे नहीं पता वो किसको घर पे लेकर आया। आप जानती होंगी उसके दोस्तों को जिसके साथ बैठ के वो पीता था? 3-4 दोस्त हैं उसके। एक वो निखिल पवार, मिहिर, एक जुनैद है, और वो परेरा का बेटा जोसेफ। हमें इनसे बात करनी होगी। आपके पास नंबर्स हैं इनके? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें मौत का कारण पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले इनसे बात करनी होगी। मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, पर ये चारों हमारी पिट्ठलवाड़ी में ही रहते हैं। देसी दारू है सर। आसपास के देसी दारू के ठेकों से पता करना पड़ेगा।
ये दारू इन्होंने कहाँ से ली थी? ठीक है, सारी बोतलें उठाओ, लैब में भेज दो। आपके पास शिरीष के किसी दोस्त का नंबर है? नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनमें से कोई आया था या कोई और। मिहिर कामले, निखिल पवार, जोसेफ परेरा और जुनैद असलम, इन चारों को उठा ले विट्ठलवाड़ी से जल्दी। मैडम, ये मामला एक ही मौत का नहीं है, और भी हैं। पिछले 1 घंटे में एग्जैक्टली शिरीष जैसे 3 और डेड ऑन अराइवल केस हुए हैं। गौरी, ये सब कैसे? मुझे नहीं पता अनिल जी। मैंने न्यूज़ में सुना कि जहरीली शराब थी। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वसई शहराच्या 12 लाख रहिवाशांना आज सकाळी जबरदस्त धक्का बसला आहे। त्यांना ही बातमी मिळाली आहे की 4 तरुण विषारी दारूचे शिकार झाले आहेत। पोलिसांनी देशी दारूच्या दुकानावर छापा मारून दुकान सील केलं आहे आणि दुकानाच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे। मृतकाचे नातेवाईक दुःखात कोसळलेले आहेत आणि संबंधित शहरात देशी दारू बंदीची मागणी होत आहे। ठार झालेले 4ही फैमिली को सौंप देंगे। एक बूंद मिलावट की भी मिली ना मेरे माल में तो आप केस वेस मत करना, सीधा मेरा एनकाउंटर कर देना, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगा। उससे क्या होगा? तेरा सप्लायर, उसका होलसेलर, सबकी चेकिंग हो रही है। सारे सैंपल्स हर लेवल पर चेक हो रहे हैं ना मकान। सर जितनी चाहो चेकिंग कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप जरा सोचिए, कल जब आपने छापा मारा था वहां बैठकर जितने लोग भी पी रहे थे उसमें से कोई बंदा मरा? किसी को हल्की सी उल्टी तक नहीं आई। लेकिन 4 बंदे मरे और एक गायब है। उसे पूरे वसई और मुंबई के अस्पतालों में खोजा जा रहा है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि शिरीष और उसके दोस्त मेरा माल पीकर मरे। अरे वो तो रोज के पड़े रहते थे मेरे ठेके पर। सर, ये चारों शिरीष, निखिल, मिहिर, जुनैद, चारों हिस्ट्री शीटर्स थे और ये 5वां जोसेफ परेरा भी। चोरी के मामलों में कई दफ़ा अंधेर हुए हैं सबके सब। लाला गाड़ी चोर के ग्रुप में ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, फिर खुद का करने लगे। ये 5 ही हैं या कोई और भी इनके गैंग में? यही 5 थे सर। जोसेफ को ढूंढने गुरु खबरी को लगा दिया। किसी भी हॉस्पिटल से जोसेफ की कोई खबर नहीं? नहीं सर। और वो देसी ठेके का मालिक रमाकांत, उसने कुछ बताया? वही कैसेट बजा रहा है सर, सालों से ठेका चला रहा है दारू का, ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। कह रहा है उसकी शराब में मिलावट हो ही नहीं सकती। वैसे उसकी ठेके की और उसके सप्लायर्स की सारी शराब की बोतलें एफएसएल भेज दी गई हैं टेस्टिंग के लिए। सर, जिसने भी रमाकांत के ठेके पर शराब पी, उनमें से एक भी बंदा बीमार नहीं है। ये चारों जब कल दोपहर को शिरीष के घर पर दारू पी रहे थे, जोसेफ नहीं था वहाँ पे? वो पता नहीं है सर, अभी तक उसके बारे में कोई खबर मिली नहीं है हमें, और ये चारों तो है नहीं बताने के लिए। तो अगर जोसेफ को अभी तक कुछ नहीं हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने इन चारों की शराब में जहर मिला दिया हो और उसके बाद फरार हो गया? शिरीष की माँ और बहन को बोला, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या उसकी शिरीष के साथ कुछ अनबन थी? शिरीष की माँ अभी इस हालत में नहीं है कि कुछ ठीक ठीक बता सके। उसकी बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। आई और मैं जब मंदिर से लौटे तो सब कुछ बिखरा हुआ था सर। आई ने ही सारी प्लेट्स उठाई थी। अब वो 4 थी या शायद 5, याद नहीं। तुम्हारे भाई शिरीष का उसके दोस्तों में से किसी से झगड़ा था? कोई अनबन थी, स्पेशली वो जोसेफ से? नहीं मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम जॉब करती हो? जी सर, हाई एक्सप्रेस कोरियर्स में। तुम्हारा भाई शिरीष और उसके चारों दोस्त निखिल, मिहिर, जुनैद और जोसेफ, चारों हिस्ट्री शीटर्स थे? जी सर। अरे ताहिर साहब, मेरी ताई को फोन मारो ना, बुलाओ ना उसको यार। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, 2-3 दिन सड़ो यहाँ पे। मैं क्या बोलता है, नेक्स्ट टाइम से आपका कट अलग से रखूंगा, आई शपथ। एक नहीं 3 बाइक चुराए हैं उसने, तीनों जगह के सीसीटीवी में छपा है वो। बस ये आखिरी बार माफ कर दो, इसके बाद नहीं करेगा। ओ भागश्री भाई, ये कब तक ये माँ बेटी एक ही बात बोलेंगे, आगे से नहीं करेगा, आगे से नहीं करेगा? कब तक कमा कमा के उसके लिए जमानत करवाओगी? सर एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। पिछली बार चांस देके मैंने गलती की थी, इस बार सीधा कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है, मामला अब कोर्ट में सुलझेगा। तुम चाहो तो वहाँ अर्जी डाल सकती हो जमानत की, मैं कुछ नहीं कर सकता। जमानत की अर्जी डाल देना। गौरी ताई, मेरी भी अर्जी डाल देना ना। इसकी भी डाल दे। पैसे लगते हैं शिरीष, बिल की रकम के अलावा वकील की फीस, चाय पानी। तो चढ़ता रहूँगा। इतने पैसे नहीं है शिरीष, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, ये चोरी चकारी बंद करो, कोई ढंग चल लो, कोई माला इकड़े। जल्दी पैसे के बंदोबस्त कर, वो नहीं लेना उसे एडवांस ले ले, तेरे को तो मना भी नहीं करेगा।
ऐसे कई बार उसकी जमानत कराई थी सर। भाई था, लेकिन उसके दोस्तों के साथ उसका क्या आंकड़ा था ये मुझे नहीं मालूम। मौत जहर से हुई है। अब जहर किस चीज में मिलाया गया था ये डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। शराब में मिलावट थी ना? लग तो ऐसे ही रहा, पर पक्का नहीं कह सकते। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी ने जानबूझकर जहर दिया हो सकता है किसी और तरीके से? सर मुझे नहीं पता। शिरीष का उस दिन मच्छी कड़ी खाने का मन कर रहा था। आई ने चावल बनाए और मंदिर चली गई। मैं बाजार से मच्छी लेकर आई, कड़ी बनाई और फिर मैं भी मंदिर चली गई। शाम तक हम दोनों मंदिर में ही थे। अब हमारे पीछे से घर पे शिरीष और उसके दोस्तों के बीच में क्या हुआ ये हमें नहीं पता सर। देवा प्लीज मुझे बचा लो। मैं सिर्फ शिरीष को मारना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इतने लोग मरने वाले। बचा लो मुझे भगवान। मामा जोसेफ, शिरीष, निखिल, जुनैद, मीर, चारों गए सर। सर कैसे? सर कैसे सर? मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। तू जिंदा है इसका हमें यकीन नहीं हो रहा जोसेफ, तो तू यकीन दिला। सर 22 जुलाई को मैं वसई में था ही नहीं, मैं पूना में था। देख जोसेफ, आज 24, सच बोल 22 को क्या हुआ और 2 दिन पहले तू कहाँ गायब था? वरना 25 को तेरी लाश किसी गटर में पड़ी होगी। गॉड प्रॉमिस, मैं 22 तारीख को पूना निकल गया था और जाने से पहले मैं शिरीष और निखिल को मिल गया था। कितने बजे? 11:30 बजे मॉर्निंग में। तो शाम को जाना, अभी रुक जा हमारे साथ, दारू पीते। ताई ने मस्त मच्छी कड़ी बनाया। चल। और जुनेद और मिहिर भी आ रहे। रमाकांत के ऐसे दारू उठाते और बैठते हैं। बस में डाइट होकर सो जाना। चल। अरे बाबा, मेरा अर्जेंट काम है पूना में, अगले संडे बैठते हैं। ये अर्जेंट काम का कोई नाम वाम है क्या? फोटो वोटो या वीडियो है तेरे पास? अबे आइटम नहीं है, काम है मेरा। सही में घर का काम है मेरा। मैं आता हूँ ना, फटाफट निपटा कर आता हूँ, फिर करते हैं। चल ठीक है, चला भाई अच्छे से। मैं पुणे से लौटा था सर, आपके कांस्टेबल ने उठा लिया मेरे को। उसके मुंह से सुना मैंने सब कुछ। क्या अर्जेंट काम था पुणे में? फोन क्यों बंद था तेरा? फोन तो सर मैं बंद करके निकला था यहाँ से। मैं क्यों? मैंने कुछ किया होता तो मैं लौट कर क्यों आता यहाँ पर? दोस्त थे मेरे को, साथ में काम करते थे अपन लोग। चोरी के पैसों को लेकर झगड़ा था? तुमने उन चारों को जहर क्यों पिलाया? क्या बात कर रहे हैं आप? सब लोग बोल रहे हैं रमाकांत की दारू में मिलावट थी। वो तो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट बताती। तू ये बता, तू पुणे किस काम से गया था? तो फोन क्यों बंद था तेरा? देख जोसेफ, अगर तुम चारों के साथ दारू पीने नहीं बैठा तो तुझे पक्का मालूम था कि वो लोग मरने वाले हैं। नहीं पता था सर, और मुझे पता होता तो सर मैं उन्हें क्यों मरने देता? मैं बचाना लेता उन लोगों को। सब लोग बोल रहे हैं रमाकांत की दारू में मिलावट थी, वहां प्रॉब्लम थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तेरे को कैसे समझ में आएगा? क्योंकि तू पुणे गया ही नहीं। तूने उन चारों को मरवाया, खुद ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ उन चारों को पॉइजन खिलाया। सर मैं पुणे गया था, मेरा पार्टनर है पुणे में, एल्बर्ट, आप उससे पूछ लो। कौन एल्बर्ट? दोस्त है मेरा, पुणे में रहता है, उसी के साथ मेरा प्रोग्राम बना था। कैसा प्रोग्राम? एक ज्वेलरी शॉप है करवे रोड पर पुणे में, तो उसी को लूटना था हम लोगों को। ये तेरा दोस्त अल्बर्ट अभी पुणे में? हाँ, वो उधर ही रहता, उधर ही होगा ही। एड्रेस और नंबर दे उसका। लेकिन उनमें भी कहीं पॉइजनिंग के ट्रेसेस नहीं मिले। ऐसे कैसे अरुण? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पॉइजनिंग की बात मेंशन है। अग्रीड। हमने इन 7 बोतलों को 3 बार टेस्ट किया है, लेकिन कहीं भी पॉइजनिंग के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। और सर वैसे भी ये ज़रूरी तो नहीं कि पॉइजनिंग सिर्फ शराब से हुई हो। सर इसका मतलब रमाकांत लिस्ट से आउट? उसकी शराब में कोई मिलावट नहीं है? ये चारों लड़के ड्रग्स भी लेते थे सर। लेकिन चारों लड़कों की ब्लड रिपोर्ट में ड्रग ओवरडोज मेंशन नहीं। पुणे में जोसेफ का पार्टनर अल्बर्ट अरेस्ट हुआ है सर। दोनों ने ज्वेलरी की शॉप वाकई में लूटी थी, ज्वेलरी भी बरामद हुई है। वैसे जोसेफ कुछ और भी बता रहा है सर।
चारों को कोई मारना चाहता था? आप बोल रहे हैं ना कि पॉइजन दिया गया था। पॉइजन तो दिया गया है, पर ऐसा कौन कर सकता है? सर, शिरीष की बहन है गौरी, उसका अनिल खानविलकर जो उसका सेठ है उसका थी। तो ये जहर कौन दे सकता है? किसने दिया होगा और क्यों दिया होगा? क्यों दिया सर, ये तो जहर डालने वाले से पूछ लो आप। उसी से तो पूछ रहे हैं। तू भी तो हो सकता है ना वो। सर, मैं उन लाशों में से हो सकता था, वो तो मैं गया नहीं उनके साथ, निकल लिया वहां से तो बच गया मैं। सब लोग शिरीष के घर पे बैठे थे सर, वहीं दारू पी रहे थे और गौरी ने फिश करी बनाई थी। गौरी? तो क्या गौरी ने जहर डाला होगा? पता नहीं सर, दोनों ब्रदर सिस्टर के बीच में इतना पॉइजन जमा हो गया था। गौरी को नहीं, उसके बॉस को बुलाओ, अनिल खानविलकर को। सर, जोसेफ की बात से एक बात तो साफ है, हमें फिश करी और बर्तनों को भी भेजना चाहिए था फॉरेंसिक लैब में। साउंड प्लेट्स का क्या हुआ था? सर, सारे धुल गए थे। अब तक हम सिर्फ शराब की बोतलों पे शक कर रहे थे, और गौरी और उसकी माँ ने जो बयान दिया हमने उसी को सच माना। ये शराब की बोतलें और ठेके की शराब हम दोनों चेक कराएंगे। जी। वो फिश लाई थी, उसने फिश करी बनाई थी। कहाँ से लाई थी, कहाँ गई? पर मालिक वो तो बहन थी ना उसकी। क्यों? बहन भाई को मार नहीं सकती? और चारों को? इतना बड़ा कांड। दारू में जहर नहीं था, ये तो पक्का हुआ है, और उन चारों ने फिश करी गई थी उस घर में। हाँ, वैसे भी शिरीष माँ बेटी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द तो था ही। ऊपर से सुना है शिरीष को गौरी और उसके बॉस अनिल के अफेयर को लेकर आपत्ति थी। अब सोच। पुलिस स्टेशन आना है। ओके जी, आता हूँ मैं। नहीं, मैं नहीं बताऊँ। अनिल, गौरी पिछले 4 साल से तुम्हारी कोरियर कंपनी में जॉब कर रही है? जी। उसने डिवोर्स के बाद तुरंत ज्वाइन किया था। उसकी आई जो पिछले 12 साल से मेरे यहाँ जॉब कर रही थी, वही उसे लेकर आई थी। हमें शक है कि गौरी ने अपने भाई शिरीष और उसके तीनों दोस्तों को जहर देकर मार डाला। क्या? गौरी ने? हो ही नहीं सकता सर। गौरी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उसके भाई शिरीष को तुम्हारे और गौरी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। झूठ है सर ये। सर, शिरीष एक नंबर का यूजलेस लड़का था। एक तो नशेबाज, ऊपर से चोर। बेवजह अपनी बहन पर और मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रहा था। तो अफेयर नहीं है? गौरी अपने तलाक के बाद बहुत मुश्किल दौर से गुजरी और फिर मेरे यहाँ काम पर लगी, और अब बहुत मेहनत से काम कर रही है। अपने बिखरे सपनों को बटोरने की कोशिश कर रही है। अनिल जी, आप देखिए ना, अगर इसके लिए कुछ काम है तो आप इन्हें कल से भेज दीजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सर, एक तरह से भाग्यश्री ताई का लिहाज करके गौरी पर तरस खाकर मैंने उसे नौकरी दी। वैसे जगह खाली नहीं थी, पर बहुत जल्द मुझे समझ आ गया कि गौरी 4 लोगों का काम एक साथ कर सकती है। वो न सिर्फ काबिल है, बल्कि ईमानदार और बेहद मेहनती। देखते देखते हर काम में माहिर हो गई। डिस्पैच हो, कस्टमर के साथ बात करना हो। आखिर में मैंने उसे अकाउंट्स में लगा दिया, और अब तो वो लगभग खुद से पूरा ऑफिस चलाती है समझो। उसने अपनी जगह मेहनत और लगन से कमाई है सर। अब मेरी तरफ से किसी मेहरबानी का तो सवाल ही नहीं है। उल्टा आज वो मेरे ऑफिस में अकेली बहुत सारा काम संभालती है। उसके बिना ऑफिस में बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। सर, गौरी और मेरे बीच में कुछ नहीं है। हाँ, उसका बॉस और एक दोस्त होने के नाते मैं उसकी सिचुएशन को समझता हूँ, उसे इज्जत देता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। सर, मुझे बताइए, अगर मैं शाम को उसको घर ड्रॉप करने जाता हूँ तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा अफेयर चल रहा है। सर, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने परिवार से बहुत खुश हूँ, और गौरी के मन में भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है सर। पर शिरीष के मन में यह जहर था। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही तुम्हारी आई को। तुम दोनों बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हो, और मुझे पूरा भरोसा है समय से पहले लोन लौटा भी दोगे। मगर अपने उस बदतमीज भाई सर, आई की जान बसती है उसमें। अगर उसकी जमानत नहीं कराई ना, तो आई की हालत खराब हो जाएगी। इतना कुछ करती थी गौरी शिरीष के लिए, उसे मार कैसे डालेगी? तंग आ गई होगी शिरीष की हरकतों से। और उसके उसके दोस्तों को भी ऐसी मार डालेगी। उनसे भी गुस्सा होगा, नाराजगी होगी किसी बात को लेकर। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि गौरी ऐसा कर सकती है। वैसे तुम्हारे और गौरी के अफेयर के बारे में शिरीष का जो दोस्त जिंदा बच गया उसने हमें बताया। सर, झूठ है वो। वही सब साले उसके कान भर रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ। गौरी को शिरीष के दोस्तों पर गुस्सा आया होगा, बहुत गुस्सा, इसलिए उसने सबको खत्म कर दिया। नहीं?
इसमें जोसेफ का हाथ नहीं लगता सर। उसे पुणे पुलिस को हैंडओवर कर दिया है ज्वेलरी शॉप की चोरी के केस में। गौरी, जितना उसका बैकग्राउंड निकल के आया है सर, इतना तो क्लियर है कि उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार अपने भाई की जमानत दी है। डिवोर्स ही थी, उस एंगल से कुछ निकला? 4 साल पहले क्लीन डिवोर्स हुआ था, ऐसा सुना है। एक्स पति ट्रेस नहीं हो पाया है। लेकिन सर, उसका इन चारों के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? इंस्पेक्टर, पॉइजन खाने में था। उन चारों के पेट से जो अनडाइजेस्टेड फूड मिला था उसमें पॉइजन के ट्रेसेस मिले। खाने में? इन चारों ने फिश करी और राइस खाए थे। डॉक्टर, क्या बता सकते हैं कि किस किस्म का पॉइजन इस्तेमाल हुआ? क्योंकि शिरीष के घर में जो बर्तन इस्तेमाल हुए थे वो हमारे पास नहीं है, वो धुल चुके हैं। पॉइजन। सर, गुरु से बात हुई, कह रहा था 22 जुलाई की सुबह गौरी पहले मच्छी मार्केट गई, उसके बाद घर और फिर मंदिर, और फिर मंदिर से वापस घर अपनी माँ के साथ लौटी। गौरी के फोन रिकॉर्ड्स इस मूवमेंट से मैच करते हैं सर। डॉक्टर मौर्य का कहना है कि खाने में जहर मिलाएगी, पॉइजन। अब या तो वो मच्छी करी में मिलाया गया होगा या फिर चावल में। पहले से प्लानिंग की गई होगी। गौरी के घर की तलाशी लें सर। अगर प्लानिंग पहले से की गई है और बड़ी चालाकी से बर्तन धोए गए हैं, फिर तो चांसेस बहुत कम है कि पीछे कोई निशान छोड़ा होगा। माँ बेटी को अलग अलग क्रैक करते हैं सर। पता चला दोनों की मिली भगत थी, या सिर्फ माँ का हाथ भी हो सकता है, या सिर्फ गौरी का। आई, पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस को कुछ बात करनी है। गौरी, शिरीष और उसके 3 दोस्तों को तुमने जहर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हमारा कोई अफेयर है। मैंने सच बता दिया, नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुमने ये कांड किया है। मैंने बोल दिया मैं सोच भी नहीं सकता। गौरी अपने सगे भाई को कभी नहीं मार सकती। जहर कहाँ से खरीदा था? मैंने किसी के लिए कहीं से कोई भी जहर नहीं खरीदा था। जहर शराब में नहीं, घर के बने खाने में था, चावल में या मच्छी कड़ी में। भाग्यश्री जी, उन चारों ने वही खाया जो आप लोगों ने बनाया था। आप दोनों में से किसने जहर मिलाया था खाने में और क्यों? मैं अपने बेटे को और गौरी अपने छोटे भाई को जहर देकर क्यों मारेगी? आप लोग पागल हो गए हैं क्या? और उसके दोस्त, वो कैसे मरे? उनको भी हमने मारा है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? कोई गुस्सा नहीं था शिरीष पे सर, वो पहले से ही ऐसा था। उसे सही गलत की कोई परवाह ही नहीं थी। जब बाबा थे तब भी वो ऐसा था, उनके जाने के बाद भी वो ऐसा ही रहा। मेरे भाई, मेरे आई या किसी से कोई लेना देना नहीं था सर। मैंने मेरे पति को छोड़ा क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा था। नरेंद्र, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ नरेंद्र। शादी को 6 महीने हुए थे, हमारे बीच जिस्मानी संबंध ही नहीं बने थे। मुझे किसी तरह से टाल रहा था वो, मुझसे रहा नहीं गया। आखिर में उसने मुझे कारण बताया। मेरे पति नरेंद्र गायकवाड़ को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी सर, गे था। घर वाले पीछे पड़े हुए थे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। क्या जवाब देती? ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं थी सर, इसलिए मैंने डिवोर्स मांगा और उसने मना नहीं किया। शादी नहीं थी, धोखा था सर, गलती थी, इसलिए मैंने ये शादी तोड़ दी। और शिरीष के कत्ल का क्या कारण था? मुझे नहीं पता सर, जिसने कत्ल किया उससे जाके पूछिए। सारे सबूत धो दिए गए, हमें सिर्फ शराब की बोतलें मिली। तो जब घर लौटे तो सबसे पहले गौरी ने बर्तन धो दिए, है ना? इसमें कुछ नया नहीं था। शिरीष के जूठे बर्तन धोना, उसका सारा काम करना, ये तो रोज का काम था। और मैंने बर्तन उठाकर सिंक में रखे थे। भाग्यश्री जी, सच बोल दीजिए, क्या आप भी इस कांड में शामिल थी? आपने चावल में जहर मिलाया या आपकी बेटी गौरी ने मच्छी कड़ी में, या दोनों की मिली भगत थी? आपने बड़ी शांति से शिरीष की लाश मिलने के बाद बर्तनों को सिंक में रखा, उन्हें धोया और उसके बाद अपने पड़ोसी विष्णु को बुलाया, राइट? नहीं, हमें तो ये पता ही नहीं था कि शिरीष घर पर है। हमें तो लगा कि उसने पिया होगा, खाया होगा, दोस्तों के साथ निकल गया होगा घूमने, सब फैला के जैसे वो हमेशा करता है।
हमें तो ये भी नहीं पता था कि उसकी लाश पड़ी हुई है बाथरूम में, और मैंने ही रखे थे बर्तन सिंक में। आई हाथ धो ले फटाफट। क्यों? नहीं, तू हाथ धो ले। आई अब तो सच बोल ही दीजिए भाग्यश्री जी। हाँ गुरु बोल। सर सॉरी गौरी, हमने तुम पर शक किया। दरअसल हालात ही ऐसे हो गए। हमें लगा था कि ये सब तुमने किया होगा, लेकिन अब क्लियर हो गया तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं। तुम जा सकती। तुम्हारी आई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि चावल में जहर उसी ने मिलाया था। तुम्हारा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। तुम बेकसूर, तुम जा सकती। हम तुम्हारी आई को गिरफ्तार कर रहे हैं। आई ने जहर नहीं मिलाया सर। हम जानते हैं तुम्हारी आई ने जहर नहीं मिलाया। आई ने नहीं मिलाया। तुमने मिलाया? हाँ, मैंने मिलाया मच्छी कड़ी। आई सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही। मैंने तुमसे झूठ कहा। तुम्हारी आई ने हमसे कुछ नहीं कहा। उसने कोई जुर्म कबूल नहीं किया। वो सब मैंने तुम्हें ऐसे ही कहा, लेकिन शायद तुम्हारी आई जान गई कि ये सब तुमने ने किया। एहसास हो गया उसे। गौरी को उसे मारने की क्या जरूरत थी? मैंने माना वो हमें बहुत तकलीफ देता था, पर था तो हमारा अपना ही ना। गौरी बोली नहीं है कि उसने क्यों मारा शिरीष। इसलिए मैंने नौकरी ली। पूरा दिन काम करती थी, संडे को भी, ताकि उसके साथ घर पे अकेले ना रहना पड़े। हर बार सोचती थी कि अगर आई को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। शिरीष को अनिल के साथ या मेरे किसी और अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मेरी जॉब इसलिए छुड़वाना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि मैं घर पर रहूं हमेशा। उसके लिए, उसकी हवस के लिए। आई भी तो काम करती थी, लेकिन शिरीष ने कभी भी आई को नहीं रोका। तो आई को बता देती, या अपने उस बॉस को बता देती, अनिल को, जिस पर तुम्हें भरोसा था। मुझे किसी को नहीं बताना था और ना ही बताया। मुझे सिर्फ शिरीष को मारना था। रोज सोचती थी कि एक ना एक दिन इसे जरूर मारूंगी। भी कई बार सोचा, नहीं देती। भाई है, भाई पे क्या बीतेगी। पर फिर सोचा, भाई है क्या? भाई, भाई क्या होता है और ये क्या है? बहुत दुख है मुझे सब कि ये तीनों भी मारे गए। मैंने सिर्फ शिरीष के लिए मच्छी कड़ी बनाई थी। मैं सिर्फ उसे मारना चाहती थी। पर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम बच जाओगे? बात दब जाती, तहकीकात नहीं होती। इतना सोचा ही नहीं था मैंने से। मुझे लगा सबको लगेगा कि सुसाइड कर लिया होगा उसने, पर इतने लोग मारे जाएंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सर, एक रिक्वेस्ट है। आप आई या किसी को भी ये मत बताना कि मैंने इसे क्यों मारा। बस इतना बोल दीजिएगा कि जमानत करवाते करवाते मैं थक गई थी, इसलिए मार डाला। आई सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।